जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आज आपको बताएंगे जिसने दिलाई बांग्लादेश को आजादी उसको ही भूल गया मोहम्मद यूनुस। दोस्तों, भारतीय सेना के संघर्ष पर साध ली चुप्पी और अवामी लीग पर भी साध दिया निशाना। जी हाँ, ना परेड निकाली ना याद आए बंग बंधु। बताएंगे मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश को बर्बाद करने की चाल, तो वहीं बताएंगे धमकियों के बीच चिन्मय दास के वकील ने कह दिया भले ही मौत आ जाए फिर भी बांग्लादेश में हिंदुओं की लड़ाई रखूंगा जारी। जी हाँ, तो वहीं अब श्रीलंका में भारत की मदद से बनेगा आधार कार्ड। दिशा नाइके के भारत दौरे में हुए ये बड़े ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी किया गया इनवाइट, पीएम मोदी ने भी एक्सेप्ट कर लिया उनके इन्विटेशन को। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आज आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का और भारतीय सेना का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर जिसने दिलाई बांग्लादेश को आजादी उसको ही भूल गए मोहम्मद यूनुस। जी हां, बांग्लादेश के 53वें विजय दिवस पर अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपने संबोधन में उन महान शख्सियतों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, विजय दिवस पर अपने देश को संबोधित करते हुए यूनुस ने भारतीय सेना के संघर्ष, भारतीय सेना के स्ट्रगल और 1971 के युद्ध में उनकी भूमिका पर एक भी शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान देने वाली अवामी लीग पर निशाना साधा। उन्होंने 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन को दूसरे विजय दिवस के रूप में पेश करते हुए ये दावा किया कि इससे बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वतंत्रता को साबित किया है। यूनुस और उनकी सरकार ने जहां 1971 की ऐतिहासिक जीत में भारतीय सेना के योगदान का उल्लेख नहीं किया, वहीं भारत बांग्लादेश संबंधों को भी आलोचना का शिकार बनाया। बता दें कि अंतरिम सरकार के विजय दिवस कार्यक्रम में उन नेताओं की उपस्थिति भी देखी गई जिन पर युद्ध अपराधों के गंभीर आरोप लगे हैं। इसे लेकर बांग्लादेश के राष्ट्रीय समाजवादी दल यानी जसद ने कहा कि मुक्ति संग्राम में हारने वाली ताकतें अब 1971 के इतिहास को मिटाकर पूर्वी पाकिस्तान की पुनः स्थापना की कोशिश कर रही है। यानी कि दोस्तों, इस विजय दिवस पर भारतीय सेनाओं के अहम योगदान को भूली तो भूली, लेकिन दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने ऐसा कहने की कोशिश की कि बांग्लादेश ने खुद से ये जीत हासिल की है, खुद से बांग्लादेश का गठन किया है, यानी कि भारतीय योगदान को हर तरीके से जीरो करार दिया है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने, जो कि एक बहुत बड़ा धोखा है बांग्लादेश की जनता को लेकर। जी हाँ, आप किसी के मेहनत का गुण नहीं गा रहे, लेकिन कम से कम ऐसा भी मत कीजिए कि उनकी वैल्यू ही खत्म हो जाए। इस पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो मोहम्मद यूनुस को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब उन्होंने अपने भाषण में देश के संस्थापक नेता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान तक का जिक्र नहीं किया, तो हम भारतीय कैसे उम्मीद कर सकते हैं इन भारत विरोधी सोच रखने वाले मोहम्मद यूनुस से। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, भले ही मौत आ जाए लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की लड़ाई रखूंगा जारी। जी हां, धमकियों के बीच चिन्मय दास के वकील का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों, बांग्लादेश के एक प्रमुख वकील रविंद्र घोष ने सोमवार को दावा किया कि जब से उन्होंने जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास का प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लिया है, तब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। हालांकि उन्होंने संकल्प जताया है कि वो न्याय और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए अपनी लड़ाइयों को जारी रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चिन्मय कृष्ण दास को इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि वो हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मुखर रहे हैं और उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, जैसा कि आपको पता है, अभी श्रीलंका राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका आने का न्योता दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वीकार किया उनका निमंत्रण। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशा नाइके 3 दिन की भारत यात्रा पर है। उनके दौरे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नाइके के श्रीलंका की यात्रा करने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि द्विपक्षीय बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिशा नाइके ने प्रधानमंत्री मोदी जी को निमंत्रण दिया। विदेश सचिव ने कहा कि राजनयिक चैनलों के माध्यम से तारीखों को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। उन्होंने आगे बताया है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच व्यापक चर्चा हुई और इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि मछुआरों से संबंधित मुद्दों को मानवीय दृष्टिकोण से निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये आजीविका से संबंधित मुद्दे हैं। किसी भी परिस्थिति में बल प्रयोग से बचना चाहिए। तो उधर दोस्तों, श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भारत को भी ये श्योरिटी दिलाई है, ये आश्वासन दिया है कि किसी भी कीमत पर श्रीलंकाई जमीन का इस्तेमाल भारत के विरोध के लिए और भारत के बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। जी हाँ, दुश्मन पड़ोसियों के बीच घिरे भारत को उस वक्त बड़ी राहत मिली है जब दिल्ली दौरे पर आए ये श्रीलंका
के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसा नाइके ने कह दिया कि भारत के दुश्मनों को श्रीलंका की धरती पर पैर जमाने का मौका नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान और चीन तो हमेशा से ही भारत के लिए खतरा रहे हैं, लेकिन अब मालदीव और बांग्लादेश भी भारत की विदेश नीति की कड़ी परीक्षा ले रहा है। बांग्लादेश के साथ संबंध लगातार खराब हो रहे हैं और निगाहें इस बात पर टिकी थी कि श्रीलंका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले दिसा नाइके अपने पहले विदेशी दौरे के लिए किस देश को चुनते हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक परंपरा रही है कि पाकिस्तान और चीन को छोड़कर बाकी पड़ोसी देशों में चुनाव जीतने वाले नेता सबसे पहले अपने विदेशी दौरे के लिए भारत को ही चुनते रहे हैं। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस परंपरा को अब तक तोड़ दिया है। जी हाँ, लेकिन श्रीलंका ने आज भी इस परंपरा को बरकरार रखा है दोस्तों। हालांकि उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस नई पार्टी और नए राष्ट्रपति ने इस परंपरा को कंटिन्यू करके भारत को खुश कर दिया। ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों, और भारत ने भी श्रीलंका को इस यात्रा में बड़ा ही खुश कर दिया है। आपको बता दें कि भारत की मदद से श्रीलंका में बनेगा आधार कार्ड, ये बड़ा ऐलान किया अपने भारत ने और खुश कर दिया है श्रीलंका को। ये कहते हुए भारतीय विदेश सचिव के मुताबिक बातचीत के बाद भारत श्रीलंका के यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए राजी हो चुका है। श्रीलंका में ये प्रोजेक्ट भारत के आधार कार्ड की तरह विकसित किया जाएगा। तो वहीं आपको अगली और बड़ी खबर बता दें, जहां पर मणिपुर संकट को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का सबसे बड़ा दावा कुछ एजेंसियां केंद्र को कर रही हैं गुमराह। जी हां, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कुछ एजेंसियों पर राज्य में चल रहे संकट के बारे में केंद्र सरकार को गुमराह करने, ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मणिपुर को अनस्टेबल यानी कि अस्थिर करना है। विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए एन बीरेन सिंह ने मणिपुरियों के बीच एकता की आवश्यकता पर जोर डाला और दूरदर्शिता और दृढ़ विश्वास के साथ दृढ़ रुख अपनाने का आग्रह किया। एन बीरेन सिंह ने केंद्रीय नेताओं तक गलत सूचना पहुंचने पर चिंता व्यक्त की, जिसके कारण राज्य के मुद्दों को हल करने में देरी हो रही है। वहीं आपको बता दें, भारतीय जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल जी जाएंगे चाइना, 5 साल बाद खास होगी बैठक, क्या सीमा विवाद का होगा अंत। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने के लिए 21 अक्टूबर को हुए समझौते के बाद द्विपक्षीय संबंधों की बहाली पर चर्चा के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि बुधवार को यहां मुलाकात करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लीन जियान ने सोमवार को यहां बताया है कि सहमति के अनुरूप केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल 18 दिसंबर को बीजिंग में चीन भारत सीमा विवाद के लिए एक विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक करने वाले हैं। ज्ञात सूत्रों के मुताबिक अजित डोभाल जी महत्वपूर्ण वार्ता में भाग लेने के लिए मंगलवार को यहां पहुंचेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता मिलने की उम्मीद है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, अजित डोभाल जी को यूं ही जेम्स बॉन्ड नहीं कहा जाता। इतिहास गवाह रहा है, जिस भी मुद्दे को हल करने के लिए जहां भी गए हैं अजित डोभाल जी, वो मुद्दा सॉल्व हुआ ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट अजित डोभाल जी कहना आप लोग मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान करने जा रहा है ऐसा काम, हर भारतीय करेंगे सलाम। दोस्तों, भारत की फरीदा बानो की 22 साल बाद होगी वतन वापसी। आखिर क्या है इनकी पूरी कहानी। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा काम करने जा रहा है जिसके बारे में जानकर हर भारतीय खुश होगा। पाकिस्तान में 22 वर्षों से रह रही भारतीय नागरिक हमीदा बानो को वापस भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान। 2 दशक पहले मानव तस्करी का शिकार हुई हमीदा बानो की कहानी बहुत मार्मिक है। तस्करों ने उन्हें दुबई में नौकरी का झांसा दिलाने का वादा किया था, लेकिन इसके बदले उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। 22 वर्षों से हमीदा बानो दिन रात अपने वतन वापस लौटने की दुआएं मांग रही थी। पाकिस्तान में अपने दिन को याद करते हुए हमीदा बानो ने कहा था कि इन सालों में उन्होंने खुशी से कभी ईद नहीं बनाई। वो कोने में बैठकर रोती रहती थी क्योंकि दोस्तों उनके बच्चे भारत में थे यानी हैं, और हमीदा ने पाकिस्तान की सरकार से गुजारिश की थी कि वो उन्हें भारत जाने की मंजूरी दे दे ताकि वो अपने बच्चों के साथ आखिरी वक्त उनके साथ गुजार सके। और आज वो दिन पूरा हो चुका है दोस्तों। न जाने भारत भेजने के लिए कैसे तैयार हो गया पाकिस्तान, और यही वजह है कि हर भारतीय इस मुद्दे पर करेंगे सलाम। तो वहीं आपको बता दें, चीन पाकिस्तान के रिश्ते में पड़ी दरार क्या खतरे में है सागर से गहरी दोस्ती। जी हाँ, ड्रैगन का डर और इस्लामाबाद के घबराने की क्या है वजह बता दें। पाकिस्तान और चीन अक्सर ही मित्रता की कस्में खाते देखे जाते हैं और अपनी दोस्ती को सागर से गहरी और पर्वत से ऊंची बताते रहे हैं। दोनों देशों की ओर से बार बार एक दूसरे को सच्चा दोस्त कहा गया है। चीन और पाकिस्तान का कई क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ रहा है। इस सब के बावजूद बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान में चीनी कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बन रहा है। चीन का अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है, तो पाकिस्तान को बीजिंग की ओर से सख्त कदम उठाने की चिंता है। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के
के बीच गहरी दोस्ती में 3 वजह से बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें पहली वजह है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुस्त गति, जिसने चीन की चिंता को बढ़ा दिया है। दूसरा कारण है ग्वादर बंदरगाह की परिचालन स्थिति पूरी नहीं होना, जिससे चीन को निराशा हुई है। और तीसरी और सबसे अहम वजह है पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हो रहे हमले, इसने बीजिंग को सबसे ज्यादा चिंतित कर दिया है। दोस्तों वहीं बता दें, रूस और उत्तर कोरिया की बढ़ती दोस्ती से चीन हुआ बेचैन, सताने लगा अब ये डर। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि रशिया और उत्तर कोरिया की बढ़ती नजदीकियों ने चीन को असहज कर दिया है। चीन खुद को खतरे में महसूस कर रहा है। यूक्रेन के खिलाफ भीषण जंग में उलझे रशिया को पिछले कुछ समय से उत्तर कोरिया से भी मदद मिल रही है। उत्तर कोरिया न सिर्फ सैन्य और हथियार बल्कि अपने सैनिकों को भी यूक्रेन में उतार चुका है। उत्तर कोरिया के सैनिक रशिया के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। सोमवार को रूस और उत्तर कोरिया ने दोस्ती में एक और कदम बढ़ाते हुए रेल सेवा शुरू कर दी है। ये रेल सेवा 4 साल बाद शुरू की जा रही है। वहीं आपको बता दें, नए संकट में घिरे कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, खरी खोटी सुना, डिप्टी PM ने दे दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक नए संकट में घिर गए हैं। उनके करीबी नेता क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने जोरदार झटका दिया है। सोशल मीडिया पर PM ट्रूडो को खरी खोटी सुनाकर उन्होंने अपनी डिप्टी PM और वित्त मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। उप प्रधानमंत्री फ्रीलैंड ने ऐसे वक्त में यह इस्तीफा दिया है जब कुछ दिन पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई सरकार को टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। फ्रीलैंड ने ट्रूडो को एक्स पर पोस्ट किए गए एक पत्र में कहा कि पिछले कई हफ्तों से आप और मैं कनाडा के लिए आगे बढ़ने के सर्वोत्तम रास्ते को लेकर असमंजस में है। कैबिनेट में ट्रूडो के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाने वाले फ्रीलैंड ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि फ्रीलैंड और ट्रूडो अस्थायी टैक्स छूट और अन्य व्यय उपायों के प्रस्ताव पर भिड़ गए थे। दोस्तों ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि ये कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो के टाटा बाय बाय कहने की शुरुआत हो चुकी है और वो दिन दूर नहीं जब जस्टिन ट्रूडो खुद अपने आप इस्तीफा दे देंगे। वहीं आपको बता दें, जॉर्जिया के होटल में जहरीली गैस के रिसाव से 12 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर कार्बन मोनोऑक्साइड बनी इसकी असली वजह है। दोस्तों जॉर्जिया के गुडोरी में पहाड़ी रिजॉर्ट के एक रेस्टोरेंट में 12 लोग मृत पाए गए थे। इनमें से 11 भारतीय नागरिक थे। जॉर्जिया में भारतीय मिशन ने इसकी पुष्टि की है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि मौतें संभवतः कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण हुई है। जॉर्जिया में स्थित भारतीय मिशन ने 16 दिसंबर को एक बयान जारी करके कहा है कि तबिलिसी में स्थित भारतीय दूतावास जॉर्जिया के गुडोरी में 11 भारतीय नागरिकों के दुर्भाग्यपूर्ण निधन की खबर से दुखी है और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। साथ ही साथ आपको बता दें, शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को बता दिया फांसीवादी। कहा देश विरोधी ताकतों ने अवैध तरीके से सत्ता पर कब्जा किया है, वे कट्टरपंथियों के समर्थक हैं। जी हाँ, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को फांसीवादी बताया है। बांग्लादेश के विजय दिवस से एक दिन पहले रविवार शाम को जारी बयान में हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस एक फासिस्ट यानी फांसीवादी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ये सरकार आजादी विरोधी और कट्टरपंथियों की समर्थक है। शेख हसीना ने कहा कि देश विरोधी ताकतों ने घरेलू और विदेशी षड्यंत्रों के जरिए अवैध और असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा कर लिया है। क्या आप शेख हसीना के इन बातों का समर्थन करेंगे? दोस्तों क्या उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है? आपकी जो भी राय हो, लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, सामने लाइक का बटन है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार करने वालों को सबक मिल सके, ताकि ये खबर देश दुनिया तक पहुंच सके। तो वहीं आपको बता दे, आज तक किसी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई प्रियंका गांधी की तारीफ में। फवाद चौधरी ने एक्स पर ऐसा कहते हुए कर दिया पोस्ट। दरअसल क्या है मुद्दा आपको बता दें, कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पैलेस्टीन लिखे बैग को लेकर संसद पहुंची थी। इसके जरिए प्रियंका फलस्तीन के समर्थन में नजर आई। उनकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें उनके बैग पर फलस्तीन लिखा हुआ था। उनके इस कदम की पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने तारीफ की। फवाद चौधरी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की ग्रैंड डॉटर से हम और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी धाक जमाई है। ये बहुत शर्मनाक है कि आज तक किसी भी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। प्रियंका गांधी वाड्रा इससे पहले भी फलस्तीनी का समर्थन कर चुके हैं। हाल ही में भारत में आए फलस्तीन के राजदूत से उन्होंने मुलाकात भी की थी। फलस्तीनी राजदूत ने प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड लोकसभा चुनाव में जीत की भी बधाई दी थी। इस मुलाकात में प्रियंका गांधी ने फलस्तीन के साथ अपना समर्थन साफ तौर पर जाहिर किया था। दोस्तों आपको बताते चले कि प्रियंका गांधी की तारीफ करने वाले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी अक्सर भारत की राजनीति की प्रतिक्रिया देते रहते हैं, खासकर कांग्रेस नेताओं की तारीफ करते हैं। चौधरी फवाद 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने का दावा करके सुर्खियों में आए थे।
उन्होंने राहुल गांधी के एक भाषण के अंश को राहुल ऑन फायर कैप्शन के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था। तो वहीं आपको बता दें, जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में अचानक क्यों जुट गए छात्र, 2019 में हुई हिंसा से क्या है उसका कनेक्शन आपको बता दें। दरअसल जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों ने सोमवार को जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र जुटे। उन्होंने 15 दिसंबर 2019 के दौरान कैंपस में हुई हिंसा को याद किया। ये हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ 2019 में प्रदर्शनों को लेकर हुई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में हिंसा के 5 साल पूरे होने पर कुछ छात्र संगठनों ने स्मृति कार्यक्रम का आयोजन करने की योजना बनाई थी। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने रविवार को कक्षाएं सस्पेंड कर दी, लाइब्रेरी और कैंटीन को भी बंद कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दें, NIA ने ULFAI के सदस्यों को कर दिया गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस के दिन गुवाहाटी में IED लगाने का है इन पर आरोप। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा का एक प्रमुख सदस्य गिरफ्तार किया है। उस पर असम के गुवाहाटी में इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बोले तो IED लगाने का आरोप है। वहीं बता दें, दुबई के बदले नियमों से भारतीयों के वीजा रिजेक्शन में आई तेजी, दस्तावेज जमा करने के बावजूद आई दिक्कत। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात बोले तो UAE की सरकार ने हाल ही में अपने वीजा नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। UAE के टूरिस्ट वीजा आवेदन नियमों को सख्ती के कारण दुबई की यात्रा की योजना बना रहे भारतीयों को अब मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इससे बीते कुछ समय में भारतीय पर्यटकों के दुबई के लिए वीजा रिजेक्ट होने की तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। दैनिक वीजा अस्वीकृति दर जो पहले केवल 1 से 2% हुआ करती थी, वो अब 5 से 6% तक बढ़ गई है। भारतीयों के लिए वीजा अप्रूवल जो पहले 99% था, अब 94 पर आ चुका है। दुबई के वीजा का आवेदन करने वालों में उन लोगों को भी निराशा का सामना करना पड़ा है जिन्होंने सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सभी दस्तावेज जमा किए हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें, रशिया जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, ईरान और चीन वाली लिस्ट में इस लिस्ट में भारत भी होगा शामिल। कौन सा है वो लिस्ट बता दे। भारत और रूस की बढ़ती नजदीकियों के क्रम में एक बड़ी खबर सामने आई है। ये रशिया जाने की योजना बना रहे भारतीयों के लिए खुशखबरी हो सकती है। इस खबर के मुताबिक भारतीयों को जल्द ही रशिया में वीजा फ्री ट्रेवल करने की इजाजत मिल जाएगी। 2025 में रशिया एक नई प्रणाली शुरू करने जा रहा है जिसके तहत ये कदम उठाए जा सकते हैं। इससे पहले इस साल जून में ये खबर भी सामने आई थी कि रशिया और भारत ने वीजा फ्री टूरिस्ट एक्सचेंज को लागू करने के लिए वीजा प्रतिबंधों को कम करने के लिए एक समझौते पर चर्चा की है। दोस्तों वहीं बता दें, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई खास बातचीत। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा पश्चिम एशिया का नक्शा बदल कर रख देंगे। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात की। नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी करके इसकी जानकारी दी। नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी, अहम और गर्मजोशी भरी बातचीत हुई है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि इजराइल को इस लड़ाई को खत्म करने के लिए क्या मदद चाहिए। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने कहा था कि हम पश्चिम एशिया का नक्शा बदल कर रख देंगे और अब ये हो रहा है। सीरिया अब पहले वाला सीरिया नहीं है, लेबनान और गाजा भी अब पहले जैसे नहीं है, ईरान भी वैसा नहीं है। हम हिजबुल्लाह को सशस्त्र नहीं होने देंगे। ये इजराइल की परीक्षा है और हमें इसे पूरा करना ही होगा। वहीं आपको बता दें, चीन से युद्ध के लिए तैयार हो रहा ताइवान। अमेरिका के दुर्जय अब्राम टैंकों की खेप पहुंची ताइपे। दोस्तों क्या करेंगे शी जिनपिंग। दरअसल ताइवान को अमेरिका से अब्राम टैंकों की पहली खेप मिल गई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि अमेरिका से 38 एडवांस अब्राम युद्धक टैंक प्राप्त हो चुके हैं। ताइपे को ये टैंक ऐसे समय में मिले हैं जब चीनी हमले का खतरा बढ़ रहा है। हम इसको देखते हुए अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इसमें अमेरिका उसका सबसे बड़ा मददगार है। अमेरिका लंबे समय से ताइवान के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। हालांकि इस सैन्य सहयोग पर भी चीन गुस्सा दिखाता रहा है जो ताइवान के अपना हिस्सा होने का दावा करता है। तो वहीं आपको बता दें, ब्राजील के राष्ट्रपति की हुई सफल ब्रेन सर्जरी, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद करी बातचीत। दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी दी। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा की हाल ही में हुई जटिल ब्रेन सर्जरी सफल रही। रविवार को उन्हें साओ पाउलो के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से घर जाने से पहले राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने अपनी मेडिकल टीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी सेहत को लेकर जानकारी दी। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं और अब घर लौट रहा हूं। अब मैं अपना ख्याल रखूंगा। साथ ही साथ बता दें, लोकसभा में आज पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। जी हां, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में 17 दिसंबर यानी आज पेश होने वाला है, या यूं कहे कि हो रहा होगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को लोकसभा के पटल पर रख रहे होंगे। इसे संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 कहा जा रहा है। उधर भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 17 दिसंबर 2024 यानी आज के दिन सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने कहा
है कि इस दिन संसद के दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इसके मद्देनजर सरकार मंगलवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संसद में 2 अहम विधेयक पेश करने वाली है। दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन वाले बिल पर जोर दे रही है, क्या बिल्कुल सही डिसीजन ले रही है केंद्र सरकार, बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, देखते हैं भारत की जनता की क्या है इस मुद्दे पर राय। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली खबर बता दें, दिल्ली एनसीआर में फिर लगा ग्रेप 4 AQI 400 पार। जी हां, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण हालात और बिगड़ गए हैं और इससे नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने ग्रेप 4 बोले तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत अब दिल्ली के स्कूलों में 9वीं से 11वीं तक कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी, यानी छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में शिक्षा दी जाएगी। इससे पहले ग्रेप 3 के तहत 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड लागू किया जा चुका था। तो वहीं 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए ये निर्णय स्कूलों पर छोड़ दिया गया है कि वे बच्चों को ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मोड में कैसे पढ़ाया करेंगे। GRAP के चौथे चरण के प्रभावी होने के साथ ही राजमार्गों और फ्लाईओवर्स जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।